नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में जो पढ़ने का काम किया गया था, उसमें आपने पढ़ा था देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेत, जिसमें स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्ताक्षर मात्राओं का ज्ञान है। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, यानी देवनागरी लिपि। तो पिछले दिन की कक्षा में आपको बताया गया देवनागरी लिपि का अर्थ क्या है, लिपियों के प्रकार कितने हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि लिपियों के 4 प्रकार हैं और 4 प्रकारों में हमने आपको एक लिपि को बताने का काम किया था, एक प्रकार को, जिसका नाम था अल्फाबेटिक लिपियां। एक को बताया गया था, दूसरा का नाम है दूसरी लिपि का नाम है अल्फा सिलैबिक लिपियां। हमने एक पे चर्चा किया था, लिपियों के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें अल्फाबेटिक लिपियां, अल्फा सिलैबिक लिपियां, चित्र लिपियां और प्रतीकात्मक लिपियां। इन 4 लिपियों में से आपको एक पे चर्चा किया गया था, जिसका नाम था अल्फाबेटिक लिपि। आज हम चर्चा करेंगे अल्फा सिलेबिक लिपि की। तो अल्फा सिलेबिक लिपि होता क्या है, इसमें क्या होता है? ये आपकी दूसरी लिपि है, ये दूसरी लिपि आपकी अल्फा सिलेबिक लिपि। इसमें क्या कहता है, इसकी प्रत्येक इकाई कहता है, इसकी प्रत्येक इकाई में यदि एक या एक से अधिक व्यंजन होते हैं तो एक या एक से अधिक व्यंजन होते हैं तो कहता है, एक या एक से अधिक व्यंजन होते हैं तो उस पर स्वर की मात्रा, कहता है उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। इस पे कहता है, इसकी प्रत्येक इकाई में यदि एक या एक से अधिक व्यंजन होते हैं, कहता है इसकी प्रत्येक इकाई में एक से या एक से अधिक यदि व्यंजन होने का काम करते हैं तो उसके ऊपर एक से अधिक यदि व्यंजन है तो उसके ऊपर स्वर का चिन्ह लगाया जाता है। यानी उस व्यंजन में अगर एक से अधिक व्यंजन होने का काम करते हैं, उस व्यंजन के ऊपर कहता है स्वर की मात्रा को लगा दिया जाता है। यदि इकाई में व्यंजन नहीं होता है तो यदि इकाई में व्यंजन नहीं होता है तो स्वर का पूरा चिन्ह लिखा जाता है। नहीं होता है तो स्वर का पूरा चिन्ह लिखा जाता है। ये देखिए, इसमें कहा है, हमने पिछले दिन आपको बताया कि जो लिपियां हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। उस लिपि में हमने आपको एक लिपि के विषय में बताया था। आज दूसरी लिपि, जिसका नाम है अल्फा सिलेबिक लिपियां। इस लिपि की पहचान क्या है, उसने कह रखा है
कि इसकी प्रत्येक इकाई में, यानी इस लिपि में कुछ लिखा जा रहा है, इसके हर इकाई में यदि एक या एक से अधिक व्यंजन होते हैं, कहता है इसके प्रत्येक इकाई में एक या एक से अधिक यदि व्यंजन होते हैं तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। यदि व्यंजन एक या एक से अधिक है तो उसके ऊपर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाने का काम किया जाता है। कहता है यदि इकाई में व्यंजन नहीं होता है, कहता है यदि इकाई में व्यंजन नहीं है तो स्वर का जो पूरा चिन्ह है उसको ही लिख देने का काम किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। यदि एक व्यंजन हो या एक से अधिक व्यंजन हो तो स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाएगा। यदि व्यंजन नहीं है तो पूरा का पूरा स्वर ही लिख देने का काम किया जाएगा। ये किसमें होता है? अल्फा सिलेबिक लिपि के अंतर्गत आने का काम ये करता है। और कहता है इस अल्फा सिलेबिक लिपि में कौन कौन चीज आता है उसको जरा एक बार देखें कि जो अल्फा सिलेबिक लिपियां हैं इस लिपियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहली बात कहता है उसके अंतर्गत आती है देवनागरी। देवनागरी लिपि। इसने कहा कि अल्फा सिलेबिक लिपि के अंतर्गत कौन लिपि आती है? देवनागरी लिपि। अब कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन शामिल भाषा है? तो कहता है इसमें आपको मिलेगा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी और नेपाली। और नेपाली। देखिए इसने कह रखा है कि अल्फा सिलेबिक लिपि के अंतर्गत कौन कौन लिपि आती है? पहली आता है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन भाषा आती है? हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है और उर्दू है, नेपाली है। ये सब किसके अंतर्गत आने का काम करती है? अल्फा सिलेबिक लिपि के अंतर्गत। वह भी किस लिपि के अंतर्गत ये भाषा आती है? देवनागरी के अंतर्गत। दूसरी बात कहता है वह ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहता है कि ब्राह्मी के अंतर्गत क्या क्या है? कहता है प्राचीन काल में संस्कृत और पाली। प्राचीन काल में संस्कृत और पाली थी। तीसरा है इसमें तीसरा है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में क्या आता है? पंजाबी आती है। कौन सी भाषा है? पंजाबी भाषा है। चौथे में आता है आपका तमिल लिपि। चौथे में तमिल लिपि। तो तमिल लिपि में क्या आता है? केवल एक भाषा आती है जिसका नाम है तमिल। और पांचवें में आता है गुजराती लिपि। गुजराती लिपि। तो गुजराती लिपि में क्या आता है? केवल एक भाषा आती है, वह है गुजराती। और छठे में कहता है बंगाली लिपि। इसमें कौन सी भाषा आती है? केवल बंगला आती है। और सातवें में कहता है कानो लिपि। तो कानो लिपि के अंतर्गत आती है भाषा जिसका नाम था जापानी। ये देखिए, अब आपने समझा
कहता है कि लिपियों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, जिसमें आपने पढ़ा वह अल्फाबेटिक लिपि, दूसरा अल्फा सिलेबिक लिपि, तीसरा चित्रलिपि और चौथा है ये प्रतीकात्मक लिपि। तो अल्फा सिलेबिक लिपि के अंतर्गत कौन कौन आती है लिपियां? देवनागरी लिपि है। अब उस देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषा, देखिए लिपि अल्फा सिलेबिक है, उस अल्फा सिलेबिक लिपि के अंतर्गत एक लिपि और है जिसका नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि के अंतर्गत, यानी देवनागरी के अंदर कौन कौन भाषा आती है? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी और नेपाली। यानी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने वाली कौन कौन भाषा है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और उर्दू, ये देवनागरी लिपि के अंदर आने का काम करती है। दूसरा कहता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत कौन कौन आती है भाषा? कहता प्राचीन काल में संस्कृत और पाली थी, यानी जो ब्राह्मी लिपि है उस ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है जिसका नाम है, प्राचीन काल में संस्कृत आती थी और दूसरा क्या था? पाली। यानी संस्कृत और पाली, ये देखिए संस्कृत देवनागरी में भी आती है और संस्कृत ब्राह्मी में भी आती है। तो जो ब्राह्मी लिपि है उस ब्राह्मी लिपि में एक और भाषा शामिल हो जाती है जिसका नाम है पाली, यानी जो पाली भाषा में बुद्ध जी के अपना उपदेश थे, ये पाली भाषा थी। तीसरी बात कहता है एक लिपि और जिसका नाम है गुरमुखी लिपि। तो गुरमुखी लिपि के अंतर्गत आता है कौन सी भाषा है? पंजाबी भाषा है। और तमिल लिपि, जो जिसकी भाषा है तमिल। गुजराती लिपि, तो गुजराती लिपि के अंतर्गत मात्र एक भाषा थी जिसका नाम है गुजराती। और बंगला लिपि के अंतर्गत, बंगाली लिपि के अंतर्गत आता है बंगला, और कानो लिपि के अंतर्गत आता है जापानी। ये आपका है लिपियों के प्रकार। यानी अल्फा सिलेबिक लिपि में कभी आपसे पूछ दे कि अल्फा सिलेबिक लिपि में कितनी लिपियां आती हैं, तो आपका होगा 7। यानी अल्फा सिलेबिक जो लिपियां हैं उसमें कितनी होती हैं? वह 7 होती हैं। कौन कौन? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरमुखी, तमिल, गुजराती, बंगाली और कानो लिपि। तो ये लिपियां आपकी हैं, ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने वाली सब भाषा जो लिपि है उस लिपि का नाम है अल्फा सिलेबिक लिपि। अब आपको हम एक तीसरी लिपि के विषय में बताने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है, अगली लिपि का नाम है चित्रलिपि। चित्र लिपि, ये अगला है चित्रलिपि, ये नंबर 3 का है। ये कहता है कि चित्रलिपि में कहता है ये होता है एक प्रकार का सरलीकृत चित्र होते हैं। चित्र होते हैं। कहता है देखो चित्रलिपि में क्या होता है ना कि आसान और सरल से चित्र होते हैं, उस चित्र के माध्यम से भाषा को बताने की कोशिश की जाती है। देखिए आपके सिलेबस में जो दे रखा है, आपकी किताबों में जो उसने दे रखने का काम किया, किताबें एनसीईआरटी की, उस किताब से ही आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी चीजें पेपर आपका इन्हीं से बनाएगा, इसलिए इन्हीं किताबों से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर मिसप्रिंट होगा पेपर का तो अलग चीजें हैं, वह कभी कभी ऐसा होता है। तो कहता है चित्रलिपिया में क्या है? ये क्या है? एक सरलीकृत चित्र होता है, इसमें सरल चित्र होते हैं और इसकी लिपियां 3 हैं। नंबर 1 है प्राचीन मिस्री। प्राचीन मिस्री यानी पुरानी मिस्र। इसमें होता है प्राचीन मिस्री, मात्र एक ही भाषा है, प्राचीन मिस्री, यानी एक ही है, इसमें प्राचीन मिस्री है। दूसरा है चीनी लिपि। चीनी लिपि, तो चीनी लिपि में क्या होता है?
मंदारिन, मंदारिन, कैंटोनी, कैंटोनी। लेकिन कहते किस लिपि को है? चीनी लिपि को ही कहते हैं। चीनी को ही कहने का काम किया जाता है मंदारिन और कैंटोनी। कैंटोनी, कैंटोनी होता है ये, कैंटोनी। तीसरा कहता है इसमें, तीसरी लिपि का नाम है कांजी लिपि। तीसरा है कांजी लिपि। तो कांजी लिपि में आपका आता है केवल एक भाषा जिसका नाम है जापानी। ये देखिए, कहता है जो चित्रलिपि है उस चित्रलिपि में मात्र 3 भाषाएं। कौन कौन? प्राचीन मिस्र लिपि, चीनी लिपि और कांजी लिपि। तो प्राचीन मिस्र लिपि में क्या आता है कि प्राचीन मिस्र भाषा आती है। चीनी लिपि में क्या होता है? चीनी भाषा आती है, जिसको कहते हैं मंदारिन और कैंटोनी के नाम से भी जाना जाता है। और कांजी लिपि के अंतर्गत आता है जापानी, जापानी भाषा है। और चौथी लिपि कहने का काम करता है, चौथे का नाम है प्रतीकात्मक लिपि। प्रतीकात्मक, चौथा है प्रतीकात्मक लिपि। तो प्रतीकात्मक लिपि में क्या होता है कि प्रतीकात्मक लिपि को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी कहता है प्रतीकात्मक लिपि को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है। अब कहता है कि नंबर 1 जिसका नाम है ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक लिपि। नंबर 2 अक्षरिक लिपि, अक्षरिक लिपि। और नंबर 3 संश्लिष्ट लिपि, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट लिपि। ये देखिए, कहता है आपने समझा कि चित्रलिपि के अंतर्गत जिसमें सरल कुछ चित्र होते हैं, उस चित्र के माध्यम से बताया जाता है, जिसमें प्राचीन मिस्री है, चीनी है और कांजी लिपि है। ये लिपियां हैं। दूसरी लिपि कहने का काम करता है प्रतीकात्मक लिपि है, जिसमें ध्वन्यात्मक लिपि है, अक्षरिक लिपि है और संश्लिष्ट लिपि है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।